हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अरोड़ा आईएएस क्लासेस। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है, दैट इज ऑफ नागपुर वायलेंस। नागपुर में जो वायलेंस देखी गई और अहमदनगर और अहिल्यानगर में जो वायलेंस देखी गई, उसके पीछे क्या कारण है, उसके ऊपर आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। और साथ में कैसे ये रेलेवेंस है आपके एग्जाम के लिए, अगर आप यूपीएससी 2025 और 26 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट होता है बच्चे छावा मूवी के रिलीज से। छावा मूवी जो अभी रिसेंटली अभी आपने देखी है रिलीज होती हुई, जिसमें विकी कौशल जी ने अभिनय किया है, संभाजी का उन्होंने रोल प्ले करा, और दूसरी साइड पर हम देखते हैं औरंगजेब का एंगल, और उन दोनों के बीच में जो एक युद्ध हुआ है ना, और उसके बाद जो टॉर्चर देखा गया संभाजी के ऊपर, उसने ऑडियंस को एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इमोशनल कर दिया है ना। इमोशनल एंगल एक दिया गया जिसकी वजह से वो वायलेंस एरप्ट हुई, और वो नागपुर या फिर अहमदनगर में ही क्यों हुई उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। लो जी, स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि महाराष्ट्र से ली गई हैं, जहां पर वायलेंस देखा गया और राइट्स देखे गए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, और कई व्हीकल्स के ऊपर जो है इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। कई, एक तो बुलडोजर साड़ दिया, कई गाड़ियां और कई टू व्हीलर्स को आग लगा दी गई है ना जी। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं जो कि एग्जैक्ट लोकेशन से ली गई थी सीसीटीवी कैमरा से, जहां पर मुस्लिम मॉब जो है घरों पर पथराव कर रही थी। बट ऐसा हुआ क्या कि उनको ये कदम उठाना पड़ा, है ना जी। उसके ऊपर सारी चर्चा आज हम यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैप की। महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट मैप। महाराष्ट्र एक बहुत ही जबरदस्त स्टेट है अपने आप में, और सबसे बड़ी जीडीपी अगर भारत में है तो वो महाराष्ट्र की है। मुंबई इसकी कैपिटल है, और तीन यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अभी न्यूज में थे, नागपुर, औरंगाबाद और अहमदनगर, है ना जी। और औरंगाबाद और अहमदनगर का रिसेंट टाइम में जो है नेम भी चेंज किया गया था। अगर आप देखेंगे, औरंगाबाद जिसको औरंगजेब के ऊपर नाम दिया गया था, और अब इसका नाम बचे छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट नाम रख दिया गया है, सेकंड मराठा किंगडम किंग के नाम पर, जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी है छावा, है ना। और ऐसे ही दूसरा जो अहमदनगर है ना, उसका नाम अभी रख दिया गया है अहिल्यानगर। क्या रख दिया गया है? अहिल्यानगर। ये कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे वन लाइनर्स होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहां पे डाल दिया, है ना। फ्रॉम वेरी बेसिक हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलो जी। सो महाराष्ट्र का ये जो हम टॉपिक करने वाले हैं, है ना, नागपुर वायलेंस है, तो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर आप कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर कहां कहां पे काम आएगा आपके, है ना। सो रेलेवेंस इसकी देखते हैं। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री में मिडिएवल पार्ट, है ना, मुगल एम्पायर और मराठा किंगडम के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो वहां से एक रेलेवेंट टॉपिक है। दूसरा, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, जो हमारा जीएस पेपर 1 में आता है, जो मेंस का पार्ट होता है, उसमें ये रेलेवेंट है। जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ये रेलेवेंस रखता है। प्रशासन यानी गवर्नेंस के साथ ये एक आपके साथ कोरिलेशन रखता है, और जो इश्यूज करंट अफेयर्स में आते हैं उसके साथ इसकी रेलेवेंस है, और इसके ऊपर प्री और मेंस में आपके क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, है ना जी। लो जी। सो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई ये इशू क्या है। इशू है एक पिक्चर के रिलीज होने के बाद हिंदू मुस्लिम्स के जो राइट्स भड़के हैं, ये इशू है। उसके पीछे हमने जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा, वहां पर पहुंचेंगे स्लोली स्लोली हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए। पहला एस्पेक्ट हम करने वाले हैं हमारा यहां पर मिडिएवल हिस्ट्री का। मिडिएवल हिस्ट्री का बच्चे हम यहां पर पहले एस्पेक्ट कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो मुगल एम्पायर है वो कब स्टार्ट हुआ था, उसके जो है लीनिएज में कौन से राजे थे, कब तक उन्होंने राज किया, और आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, है ना जी। लो जी, यहाँ पे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और ये कहानी मुगलों की स्टार्ट होती है फ्रॉम दी 1526, 1526 में जब पहली लड़ाई होती है पानीपत की, जहां पर बाबर जो है बच्चे हरा देता है। बाबर जो है ऑलरेडी जो वहां पर चल रही थी दिल्ली सल्तनत चल रही थी, उसको हरा देता है और मुगल साम्राज्य का नींव रखता है बाबर।
और बाबर के बाद आप देखोगे हुमायूं आते हैं, फिर अकबर द ग्रेट आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है और औरंगजेब आता है ना। और ये जो मूवी है औरंगजेब की लाइफ के अधीन जो है अराउंड घूम रही है ना। औरंगजेब अगर आप देखोगे तो ये अपनी गद्दी पर बैठता है 1658 टू 1707। और औरंगजेब के ही टाइम पर अगर मैं देखूं तो मुगल अंपायर का जो पसार है वो सबसे बड़ा था, है ना जी। सो अफगानिस्तान से लेके ईरान के कुछ पार्ट से लेके नीचे तक केरला कर्नाटक तक और इस तरफ बंगाल सारा कवर था, इस तरफ बलूचिस्तान तक इसका राज था। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, है ना जी। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई 1526 से लेके 1857 तक जो है राज रहता है हमारे मुगल्स का, ठीक है जी। और ये तो है ही है कि इन्होंने यहां पर आए थे, जब मुगल्स आए थे तो इनका ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं था कि यहां पे प्लंडर करना और वापस चले जाना। तो इनका था कि यहां पे हमें राज करना है, साम्राज्य बनाना है, घर बनाना है। और इसी कारण से इनकी जो कब्रें हैं ज्यादातर अगर आप देखोगे कब्रें हैं मुगल राजाओं की, वो भारत में है ना। अपार्ट फ्रॉम बाबर की तो बचे काबुल में है ना जी। और हुमायूं की दिल्ली में है, अकबर की आगरा में है ना जी। और जहांगीर की लाहौर में है, शाहजहां की आगरा में है, और औरंगजेब की बच्चे अगर यहां पे देखोगे तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद और औरंगाबाद जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। और ये मराठाओं का गढ़ था, मराठा लोगों का, मराठा एम्पायर का ये गढ़ था। और तभी ये आग इस मूवी के बाद ये भड़की है कि भाई कि ऐसा मुगल किंग जिसने मराठाओं के अगेंस्ट इतना ज्यादा क्रूअल नेचर रखा और उसकी कब्र को जगह हम कहां पर दे रहे हैं, औरंगाबाद में ही दे रहे हैं। और उसके बाद ये डिमांड आती है कि इस कब्र को वहां से हटाया जाए, और जिससे ऑब्वियस ही बात है जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं को, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और उसके बाद ये राइट्स फैलते हैं, है ना जी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वापस आते हैं, अकबर के बाद अगर आप देखते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद भी कई राजे हैं बच्चे, है ना। और ये जब बाबर ने पहली बैटल ऑफ पानीपत में राज किया, है ना, उसके बाद ये उसका पसार था, ये एरिया था जिसपे ये राज करता था। और स्लोली आप देखते जाओगे तो गोलकुंडा, कावेरी रिवर तक इनका जो साम्राज्य फैल जाता है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के टाइम पर था जो सबसे बड़ा एरिया मुगल एम्पायर का था। चलो जी ठीक है जी, ये हमें पता लग गया। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं बच्चे, ये औरंगजेब की कब्र है। औरंगजेब की कब्र है बच्चे जो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिस जिले का नाम अब महाराष्ट्र की सरकार ने चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है, ठीक है जी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इतनी सी बातें आपको याद रखनी है मुगल एम्पायर के बारे में, और उसके बाद हम मराठा किंगडम के बारे में भी तो पढ़ना है क्योंकि वो भी तो मिडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो मराठा किंगडम की बात करते हैं तो 1627 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। फाउंडर थे इनके बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जो पहले किंग थे, और उसके बाद नाम आता है बच्चे संभाजी का छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको छावा भी बोलते थे। छावा इस लाइक के शेर के बच्चे को, लायंस कब को हम छावा बोलते हैं, और ये उनकी जो है लीनियज चलती है ना जी मराठा किंगडम की। और ये जो आप मूवी का पोस्टर देख रहे हैं ये छावा का ही है। सेकंड, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहे कि शिवाजी महाराज के ऊपर पिक्चर थी, बट नहीं, शिवाजी महाराज के बेटे के ऊपर ये पिक्चर थी, संभाजी के ऊपर, ओके जी, जिनको छावा भी बोला जाता है। चलो जी आगे चलते हैं। और मराठा किंगडम अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम था, जिसकी जेनिथ पे आप देख रहे हो, अपने पीक पे इनका जो एरिया आप देख रहे हो 1759 में सबसे बड़ा एम्पायर जो था भारत में मराठा एम्पायर था। मराठा एम्पायर का एम्पायर बहुत बड़ा था बच्चे। 1759 में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा भाग है भारत का जो कि ये कंट्रोल करते थे, और कई मौकों पर इन्होंने मुगल्स को हराया भी था। और इनके किंगडम का बच्चे लास्ट जो सांस लेते हैं ये 1818 में लेते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी लड़ाई होती है, और तीसरी एंग्लो मराठा वॉर में ये अपना मराठा किंगडम अपना दम तोड़ देता है, ठीक है। और ये सारा मराठा एम्पायर जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये हमने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, किसका, हमारे मराठा एम्पायर का, और साथ ही साथ उससे पहले हमने मुगल एम्पायर का देख लिया। और इशू का हमें पता है,
और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद हम इसकी रेलेवेंस आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे बच्चे सिक्योरिटी एस्पेक्ट की। इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है राइट्स, और जब भी राइट्स होते हैं बच्चे, दंगे भड़कते हैं, तो उस दंगों को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने का बच्चे किसके पास अधिकार होता है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पॉलिटी में भी ये समथिंग आप जो है पढ़ते हैं, लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो पॉलिटी में बच्चे ये आप स्टेट लिस्ट में पढ़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। पुलिस भी स्टेट के अंडर आती है, लॉ एंड ऑर्डर भी आती है ना। और अगर सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब हो जाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग करती है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस का उपयोग करती है, जिसमें सीआरपीएफ होती है, आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है एंड मैनी मोर। बट ज्यादातर जो इंटरनल सिक्योरिटी रीजंस आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी रीजन में जो है दंगा राइट्स आते हैं, तो सीआरपीएफ ही काम करती है। बट ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है अपनी मर्जी से यहां पर डिप्लॉय कर देगी, है ना। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट की रिक्वेस्ट पर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करती हैं। क्या करने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, है ना। ये इसका सिक्योरिटी एंगल है बच्चे, कि इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है। जी छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, कहां कहां रेलेवेंसी बनती है। ऐसी अगर आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में अपने आंसर को मेंस आंसर में जाते हो, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाते हो, है ना। तो उसके बाद इसकी रेलेवेंस बनती है बच्चे हमारे सोशल एस्पेक्ट में। सोसाइटी एक सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 में, जिसमें इंटर कम्युनल हार्मनी की बात की जाती है ना। पॉपुलेशन की बात की जाती है, जनसंख्या की बात की जाती है, उसके पैटर्न्स की बात की जाती है। तो महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र में सोसाइटी के आप देखोगे, तो वहां पर भी मुस्लिम की पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है ना। और यूपी में, जैसे यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। तो उसका कोरिलेशन देखा जाता है सोसाइटी में। और सोसाइटी में यह भी देखा जाता है कि कौन सी कम्युनिटी है, उसकी जो एजुकेशनल लेवल कितना है, कितना ज्यादा वो एजुकेशन में अपने आप को लेते हैं। और याद रखना, जितना ज्यादा एजुकेशन का लेवल कम होता जाता है बच्चे, उतना ज्यादा ऐसे जो आप बोलोगे इंटर कम्युनिटी राइट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो ज्यादा तूल पकड़ते हैं, है ना जी। सो ये इसका सोसाइटी वाला एस्पेक्ट है जो आपको कवर करना है, ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद अगर मैं सियासत की बात करूं, तो सियासत में महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे, तो सरकार किसकी है भाई? सरकार वहां पर बीजेपी की है, और वो एक राइट विंग पार्टी है, जो कि धर्म को यूज करके अपना जो है सियासी खेल खेलती है ना। और देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम है, और उन्होंने इस बात की सपोर्ट करी है। किस बात की सपोर्ट करी है? कि भाई औरंगजेब की कब्र जो है वो औरंगाबाद में कर क्या रही है ना। औरंगाबाद में कर क्या रही है? तो जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उसको देवेंद्र फडणवीस जी सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कि हम चाहते तो शायद हम इसको बिल्कुल रिमूव कर देते, टॉम को, कब्र को। बट उनका ये ओपिनियन रहा है कि भाई ये जो अब कब्र है, जो कि एक मस्जिद में बनी हुई है, ये पुरातत्व विभाग में चली गई है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चली गई है, जो कि एक सेंटर का अदारा है, और वहां से अनुमति होगी, उसके बाद हम इस टॉम को रिमूव कर सकते हैं। बट ऐसे रिमूव करना कोई आसानी बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें रिलीजियस एंगल, धार्मिक एंगल जुड़ा हुआ है। कब्र को खोदना एक मुस्लिम धर्म के धार्मिक एंगल से आप देखें तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसी वजह से क्लैशेस चल रहे हैं बच्चे, है ना जी। लो जी, सो ये पॉइंट हो गए। अब यहां पर बच्चे हमने जो इसका सारा स्टैटिक पार्ट था वो हमने सारा कवर कर लिया, है ना, कि कहां कहां इसकी रेलेवेंस है टॉपिक की, कहां कहां नहीं है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे इसकी कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन आपको क्या देना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर सच के आधार पे होना चाहिए या फैक्ट्स के आधार पे होना चाहिए, आपका ओपिनियन क्या रहता है बच्चे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। और उसके बाद मैं इस सेशन को वाइंड अप कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका ओपिनियन इस टॉपिक के ऊपर क्या है ना जी। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि क्या ये एक हिंदू मुस्लिम राइट है, कि या फिर एक पावर स्ट्रगल है, शुरू से लेके अभी तक की हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो सांप्रदायिक हिस्टोरियंस हैं, कॉम्युनल हिस्टोरियंस हैं, वो हमेशा डिवाइडेड रहते हैं, अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं, ये जो आर्टिकल ये मैंने पढ़ा था और इस आर्टिकल को आईआईटी बॉम्बे के एक फैकल्टी ने लिखा था, जो कि एक काफ़ी अनबायस्ड पर्सन है, उसके पर्सनल व्यू हैं, ये मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है, ये आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, है ना। और कॉम्युनल हिस्टोरियंस की अगर बात करते हैं बच्चे, तो उन्होंने बताया कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब से ये किंगडम बने हैं तब से लेके आज तक धर्म का उपयोग हमेशा के लिए होता है। धर्म का उपयोग हमेशा पॉलिटिक्स के लिए होता आया है और हो रहा है और होता रहेगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, है ना। अकाउंट ऑफ द किंग्स, अगर राजाओं के अकाउंट्स को देखा जाए तो वो हमेशा रिलीजन, धर्म का उपयोग करते रहे हैं अपनी आर्मीज को इंस्पायर करने के लिए, है ना जी। और वो आज भी चल रहा है। अगर आप देखते हैं कि गोरखा रेजिमेंट अलग हमारी आर्मी ने बनाई हुई है, सिख रेजिमेंट अलग बनाई हुई है, उनके इतिहास को वहां पर ग्लोरीफाई करके उनको इंस्पायर करने की बात की जाती है ना जी। लो जी, और अगर हिंदू किंग्स की बात की जाए तो वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग धर्म युद्ध का परचम लेके आगे बढ़े हैं युद्धों में अपनी आर्मीज को इंस्पायर करने के लिए, और मुस्लिम हमेशा जिहाद का यूज करते आए हैं। जो आम लोग हैं, आम लोग आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो कि बाजार में अपने घरों में रह रहे हैं, वहां पर ऐसे राइट्स जो है वहां पर इतना ज्यादा आप कह नहीं सकते कि हाँ उनके बीच में बहुत ज्यादा नफरत है या कैसे है ना जी। चलो जी आगे चलते हैं। और कम्युनल हेट जो है, हिस्टोरियंस ने बताया कि पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड्स पर हमेशा यूज होती रही है, और आज भी आप देख रहे हो कि अलग अलग टीवी चैनल्स, और क्योंकि अभी जो है राइट विंग के पास पावर है जो कि बीजेपी है, जिनका अपना एक अपनी एक कट्टर सोच है कि हाँ कि शायद धर्म के नाम पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वहां पर देखा जा रहा है कि मिसकंसेप्शंस टीवी पर भी आती रहती हैं, है ना जी। और ये जो आपने फिल्म के सीक्वल में देखा, फिल्म के कंक्लूजन में देखते हो, ये आप देखो छावा जी हैं, छावा जी जो कि सेकंड हमारे मराठा किंगडम थे, और यहां पर औरंगजेब को एक बहुत ही इवल किंग बताया गया है, बहुत ही इवल किंग बताया। 126 मिनट की मूवी में लास्ट के 40 मिनट जो हैं बच्चे इनके टॉर्चर पे ही दिखाए गए हैं, जहां पर औरंगजेब को एक बहुत ही इवल पर्सन, एक बुरा इंसान दिखाया गया है, और संभाजी को एक धर्म के लिए लड़ता हुआ एक इंसान की तरह दिखाया गया है ना। चलो जी, बट हम कुछ आपके साथ फैक्ट्स शेयर करेंगे, आपके साथ फैक्ट्स मैं शेयर करने वाला हूं संभाजी के ऊपर भी और औरंगजेब के ऊपर भी, जो कि हिस्टोरियंस ने अलग अलग किताबों से इकट्ठे किए हैं, है ना जी, और उसको क्रॉस चेक किया है डिफरेंट सोर्सेज से। अगर आप हिंदू प्रोजिनेटर्स की बात करते हैं, वी डी सावरकर और एम.एस. गोवालकर जैसे हिस्टोरियन जो कि फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं कहीं कभी, तो उन्होंने संभाजी के करैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे। जैसे अभी पिक्चर में तो संभाजी को एक ग्लोरीफाई करके एक संत जैसी आप बोल सकते हो कि प्रतिमा दी गई है ना जी। बट हिस्टोरियंस ने उन्होंने बताया कि संभाजी कैसे औरंगजेब के अलाय भी रहे हैं, औरंगजेब के अलाय भी रहे हैं बच्चे, औरंगजेब के साथ मिलकर अपने पिताजी के अगेंस्ट युद्ध भी किया इन्होंने, है ना जी। और उसके अलावा संभाजी के करैक्टर के ऊपर, उनके शराब पीने के ऊपर और वेश्वा पुणे के ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने वहां पर उनके करैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, जो कि हिस्टोरियंस ने अलग अलग क्षेत्रों से निकाले हैं। और संभाजी ने औरंगजेब के साथ अलाई करके शिवाजी के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ युद्ध भी लड़ा है ना जी। और संभाजी औरंगजेब के अलाय थे इन द बैटल अगेंस्ट आदिल शाह ऑफ बीजापुर, वहां पे भी ये अलाय थे, है ना जी। और जब शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की डेथ होती है, तब संभाजी के एक हाफ ब्रदर थे बच्चे राजाराम, उनके साथ सक्सेशन के लिए इनका झगड़ा होता है, जिसमें संभाजी के अगेंस्ट जो है हमारे औरंगजेब आ जाता है, और औरंगजेब तब हमारे संभाजी को अरेस्ट करते हैं, और उसी अरेस्ट के बाद टॉर्चर वो मूवी में दिखाया गया है। बट उससे पहले की जो हिस्ट्री है बच्चे, वो आपको पता ही नहीं है, वो हम आम लोगों को पता ही नहीं है ना। और हम उस पर्टिकुलर सीक्वल को देखे, उस मूवी को देख के एक आगजनी दिमाग में पैदा हो जाती है कि पता नहीं शायद हिंदू धर्म खतरे में है या फिर मुस्लिम धर्म खतरे में है ना। तो ये चीजें चल रही हैं। और अगर मैं औरंगजेब के कैरेक्टर के बारे में बात करूं, तो औरंगजेब कोई अच्छा किंग नहीं था, एक अच्छा किंग मैं नहीं मानता उसको, बट क्या वो सच में एक एंटी हिंदू था? उसने अपने एक नोट में ये भी बात बोली हुई है, उसके स्टोरीज में ये भी बात बोली है कि मेरे सारे जो कार्य थे, जो भी मैंने जो किया वो सारा
राजनीतिक स्टेप्स थे, पॉलिटिकल स्टेप्स थे, ना ही कोई धर्म को लेकर स्टेप्स थे, है ना। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताना चाहेंगे बच्चे। तो मैं पहले बता दूं कि यहां पर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं औरंगजेब को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं संभाजी को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको दे रहा हूं फैक्ट्स, ताकि सभी पक्षों का फैक्ट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके ऑफिसर बनना है और आपके सामने बहुत ज्यादा अलग अलग लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे और उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे जाके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना होता है। तो ना, इसलिए आपको क्या, आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है वही आपके लिए मैं सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है जी। लो जी, अगर आप औरंगजेब की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अत्तर अली 33% औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू ऑफिसर्स थे, ठीक है जी। इसमें कोई डिनाई नहीं करते कि उन्होंने टेंपल, औरंगजेब ने टेंपल जो है डिस्ट्रॉय करे हैं, बट उन्होंने जो है डोनेशन भी करी है। कामाख्या देवी टेंपल पे, महाबलेश्वर टेंपल में, चित्रकूट के बालाजी में, लॉर्ड कृष्णा वृंदावन में, यहां पर सारे में इन्होंने डोनेशंस भी करे हैं, है ना जी। इवन शिवाजी यूज्ड टू गिव डोनेशन टू सूफी दरगाह हजरत बाबा बहुत थोरवाले, है ना जी। सो वहां पर डोनेशंस देते रहे हैं, है ना। उसके अलावा औरंगजेब के जब जजिया टैक्स इंपोज किया था वो 22 साल के, अपने रूल के 22 साल के बाद किया था। जैसे वो 1658 में रूल में आए थे तो उसके 22 साल के बाद औरंगजेब ने जजिया लगाया था, जो कि गैर मुसलमानों के ऊपर था, है ना, गैर मुसलमानों के ऊपर था। बट वो एग्जेम्प्टेड था, किन के लिए? ब्राह्मण्स के लिए। ब्राह्मण नहीं देंगे टैक्स, ना ही कोई डिसेबल्ड पर्सन देगा और ना ही महिला देगी, है ना। बट ये सारे पॉइंट्स तो हमें पता ही नहीं आते, या फिर हम बढ़ते नहीं है, या फिर हम खुद ही उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। और जैसा प्रोपेगेंडा हमें दिखाया जाता है हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और एक्ट करते हैं, है ना जी। तो यही चीज है बच्चे जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता था इस वायलेंस के माध्यम से, नागपुर के वायलेंस के माध्यम से, ठीक है जी। आई होप आपको एक लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपकी रेलेवेंस के हिसाब से, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके रेलेवेंस के हिसाब से होगा। और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसको आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना जी। और जाता जाता मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों कि अब आपको यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको ना दिल्ली और ना ही चंडीगढ़ जाने की जरूरत है। अगर आप पंजाब में रहते हो, पंजाब या फिर हरियाणा में रहते हो, तो राजस्थान में रहते हो, तो आपके लिए जब बठिंडा में हम यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत एक जबरदस्त टीम हमने क्रिएट कर ली है और वो बैच आप ले सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत कम मार्जिन पे है। यहाँ पर ऑनलाइन भी आपको 5000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, ऑफलाइन आपको 60,000 का मिल जाएगा अगर आप कोड यूज कर लोगे AC808। इस कोड के यूज के माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8822010101, 8822010101। ओके जी, चलो मित्रों, सो इसी के साथ मैं सेशन को वाइंड अप करता हूं। धर्मेंद्र सिद्धू साइनिंग ऑफ। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।